ओके, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कि रिएक्ट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो देखिए, रिएक्ट जो है हमारा एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ओके, कई लोग इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, बट ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसमें क्या है एक्चुअल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्ट की वेबसाइट है, react.dev। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये एक तरह से जो हमारा ऑल ओवर द जावास्क्रिप्ट है, जितना भी जावास्क्रिप्ट है अभी तक, उस सभी को यूज करके उसमें इन्होंने अपने कस्टम फंक्शंस ऐड करके, कस्टम उसमें जो ऑलरेडी उसके इवेंट्स है सब कुछ, उसको थोड़ा एडवांस करके एक पूरे का पूरा नया लाइब्रेरी बना दिया है। ठीक है, जो लाइब्रेरी हम अपने कोड में यूज करके विद द हेल्प ऑफ npm हम उस पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। कुछ डिपेंडेंसीज है, एक नहीं है, दो तीन है, वो ऐड करते हैं और उसके थ्रू हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट का ये है, मेनली रिएक्ट ये है। और अभी ये कि रिएक्ट जो है वो नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट से क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस ये है कि अगर आप कुछ भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, कोडिंग करते हो या एचटीएमएल में कोड करते हो, तो हमें जो ये एचटीएमएल मिलता है ना इसका, अगर मैं ये व्यू सोर्स देखता हूँ तो इसको हम बोलते हैं रियल डॉम। तो हमें रिएक्ट में इसको हम डॉम बोलते हैं ना, ये आपको मैंने बताया था डॉम होता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जो नॉर्मल है विदाउट रिएक्ट, जो पहले हम यूज करते थे पीएचपी में या डॉट नेट में, उसमें हमें मिलता था सिंपल डॉम। उसका मतलब था कि जो भी आप यहाँ पे एचटीएमएल में लिखोगे वो आपको अपने एचटीएमएल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड है, डिफरेंट प्रोजेक्ट खुल गया। तो जो भी मैं यहाँ पे एचटीएमएल में लिख रहा हूँ, ये एचटीएमएल के अंदर वो सब कुछ मुझे पूरा एचटीएमएल में ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये एचटीएमएल में जो भी लिख रहा हूँ मुझे यहाँ पे पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, ये मैं इतना लिखा, इसके बाद मान लो मैंने कुछ और डिव ऐड किए, जो भी मुझे एचटीएमएल लिखना है वो सारा यहीं पे ही लिखना पड़ेगा एचटीएमएल के अंदर। ओके, और देन मुझे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो वो मुझे इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में करनी पड़ेंगी। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में क्या होता है कि ये जो HTML है, इसको हम जो डॉम बोलते हैं, ये जो एक्चुअल HTML है ये हम बाद में ऐड करते हैं। इसमें हम सिर्फ ब्लैंक एक ऐसे बॉडी को छोड़ देते हैं HTML का पेज बना के, और कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल हम बना देते हैं ऑलरेडी, जो रिएक्ट फ्रेमवर्क बना देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें हम कुछ बंडल्स यूज करते हैं जो बिल्ड करके एक पूरा जावास्क्रिप्ट का फाइल बना देता है। तो वो क्या करता है एक्चुअल में, वो जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसी में ही एक्चुअल में सब कुछ होता है। हम जितना भी HTML है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में ही लिखते हैं। ठीक है, जब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स में लिखते हैं तो वो HTML उसमें ऐड करके वो क्या करता है, जब इसको एग्जीक्यूट करता है एक्चुअल में ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे इसको शो करता है HTML को, तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, डायनेमिकली उस HTML को हमें जहां पे भी चाहिए, मान लो यहाँ पे मैंने एक टैग डिफाइन किया, एक डिव मान लो लिया मैंने, ये उसका एक आईडी डिफाइन कर दिया, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया रूट, मतलब ये मेरा रूट टैग है। तो हमने उसको बोल दिया कि भाई जो मेरा ये वाला HTML है कुछ स्पेसिफिक पेज, तो वो यहाँ पे जाके ऐड कर दे। उसके बाद मैंने कुछ पेज चेंज किया, मैंने बोला कि उसको भाई अभी मेरा URL चेंज हो गया और अभी मेरा ये वाला HTML रेंडर कर दे। उससे क्या फायदा होता है मेनली, अगर आप सभी HTML अलग अलग से लिखोगे, मान लो सभी पेजेस के 5 या 6 पेज आपने बना दिए आइदर विद HTML, और डॉट नेट में अलग से एक्सटेंशन होती है ASP.ASP होता है, और PHP में .PHP होता है, जावा में JSP होता है। इस तरह से उसके अंदर भी आप HTML और जावा का दोनों का कोड लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल HTML में सिर्फ HTML ही रखते हो। तो इस तरह से वो क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे पहले लिखते हो विदाउट रिएक्ट, मान लो ये मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मेरा एक्चुअल डोम है, ये मतलब डायनेमिकली नहीं बन रहा, मैं इसको पहले ही रख रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, यहाँ पे जैसे मैंने इसको चलाया ब्राउजर में, तो ये क्या करेगा, जो भी मेरा HTML वो सारे का सारा HTML
एक्चुअल डॉम में दिखाएगा। तो एक्चुअल डॉम आप कैसे देख सकते हो, व्यू सोर्स करके, व्यू पेज सोर्स और कंट्रोल यू, यहाँ पे देखो जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि जब हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक तरह से मान लो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, कुछ भी डोमेन लगा लो, ये भी लोकल में है, इस तरह से कुछ डोमेन है, तो हम इसको जब रिक्वेस्ट करेंगे, ये मान लो किसी डोमेन को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो वो क्या करता है, सर्वर से वो HTML जो है वो लेके आता है, ठीक है, जिसको हम क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये सर्वर से पूरे का पूरा HTML लेके यहाँ पे रखता है, उसके बाद ये हमें इस तरह से रेंडर करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कुछ HTML जो है सर्वर से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या दिक्कत है, मान लो ये तो भी बिल्कुल ही छोटा सा ही HTML है, तो नॉर्मली हमारे पास जो HTML होता है काफी बड़े बड़े पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है, मान लो W3 स्कूल्स वालों की, तो एक मिनट, हाँ, तो ये बनी हुई है ASP.NET के अंदर, देखो आप एक्सटेंशन ASP आ रही है, ठीक है, ASP में बनी हुई इनकी पुरानी वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट है ये पुराने तरीके से चलती है, मतलब इसमें आप कुछ भी क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जितना भी HTML है ये सारे का सारा सर्वर से लोड हुआ। देखो कितनी सारी इमेजेस हैं, कितना बड़ा HTML है, कितने टैग, आइकन्स हैं, फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, ये सब कुछ CSS प्लस HTML सब कुछ ये क्या किया इसने, एक सर्वर से पूरा लोड किया। तो इसमें क्या करता है कि आपका अगर इंटरनेट स्लो होगा तो ये बहुत टाइम लगाएगा लोड करने में। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारा HTML जो है ये इसने लोड किया इंक्लूडिंग CSS। ये देखो इतना सारा HTML इसने लोड कर दिया पूरे का पूरा। अभी मैं इसमें किसी और पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप ध्यान रखना ये वाला जो W दिख रहा है ना यहाँ पे लोडर चलेगा, मतलब ये पेज को रिफ्रेश करेगा। और इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आप देखना ये पूरे का पूरा दोबारा से लोड होगा अगर मैं किसी और पेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा HTML का, ठीक है, ये देखना अभी मैं किसी और पेज पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे का पूरा ही जो HTML है वो लोड कर रहा है पूरा ही कंप्लीट, ठीक है। किसी और पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरे का पूरा पेज जो है वो रीलोड होगा। ये देखो पूरा लोड हो रहा है दोबारा से, ये पूरा रिफ्रेश देखो कर रहा है ना। तो मान लो इसमें तो अभी ज़्यादा वो नहीं इमेजेस नहीं है, इसमें ज़्यादा कंटेंट ही है। तो अगर कोई बड़ी वेबसाइट होगी जिसमें बहुत सारी इमेजेस होंगी, मान लो कोई भी हम गवर्नमेंट की साइट खोल लेते हैं जो भी पुराने तरीके से बनी है, मान लो मैं एक कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट की, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की साइट खोल लेता हूँ। मान लो यही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये सब पुराने तरीके से बनी हुई है, देखो कितना टाइम ले रही है लोड करने में, इमेजेस को कितना टाइम लगती है। फर्स्ट टाइम इसने लोड किया, अब मैं किसी दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखना ये पूरे का पूरा जो पेज है पूरा ही रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो पूरा रिफ्रेश होकर दोबारा से इसने लोड किया, ठीक है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल डॉम, ठीक है। नॉर्मल डॉम का मतलब है कि एवरी टाइम ये एक नया पेज रिक्वेस्ट करता है और वो पूरे का पूरा ही HTML जो है हमारा वो सर्वर से लोड होता है। ये देखो पूरा रिफ्रेश कर रहा है। अगर इसमें मान लो बहुत सारी इमेजेस होंगी तो ये बहुत टाइम लगाएगा लोड करने में, ठीक है। ये देखो पूरा पेज दोबारा से लोड हो रहा है। तो अभी हमारे आजकल इंटरनेट भी फास्ट है, इतना पता नहीं चलता, बट फिर भी ये पूरे का पूरा पेज जो है रिफ्रेश होता है, ठीक है। ये देखो पूरा पेज दोबारा से लोड हो रहा है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप पेज को लोड करते हो एक बार में तो सर्वर से क्या रिक्वेस्ट करेगा, सिंपली ब्लैंक HTML, ये वाला सिंपल HTML विदाउट एनी दीज थिंग्स। सिंपल ये लोड होगा खाली HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल, बस कोई CSS नहीं, कुछ नहीं, सिंपल HTML लोड होगा। और बाद में डायनेमिकली जब वो HTML लोड हो जाएगा वो डायनेमिकली क्या करेगा, बाकी जो हमारा पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट से लेके इस HTML के किसी टैग में हम टैग डिफाइन करेंगे पहले, ऐसे मान लो रूट नाम ले लिया, इस तरह से टैग डिफाइन करेंगे तो बाकी HTML हमारा इसके अंदर बाद में आएगा, ओके। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक बार HTML तो लोड हो गया, मेनली पेज लोड हो गया, उसके बाद डायनेमिकली इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो उसको क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डॉम।
मतलब एक्चुअल डोम नहीं है। अगर आप व्यू सोर्स देखोगे तो जो डायनेमिकली लोड किया गया वो एचटीएमएल आपको नहीं दिखेगा वहां पे। ओके, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डोम। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई वर्चुअल डोम और नॉर्मल डोम में क्या डिफरेंस है। तो आपने बोलना है कि रिएक्ट जो है वो एक वर्चुअल डोम यूज करता है। रिएक्ट भी, एंगुलर भी, व्यू जैसा भी ये वर्चुअल डोम यूज करते हैं। इसका क्या फायदा होता है, हमारा जो पेज है वो फुली रीलोड नहीं होता, जबकि हम क्या करते हैं, जो एक मेन टैग डिफाइन कर देते हैं और उसमें डायनेमिकली जो एचटीएमएल है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें रेंडर करते हैं। इसको बोलते हैं रेंडरेशन। ठीक है, इसमें हम रेंडर करते हैं एचटीएमएल को। ओके, अभी मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास सिंपली रिएक्ट की वेबसाइट है, उसमें हम जाके देख सकते हैं उसने किस तरह से किया है। तभी मैं इसके साथ में रिएक्ट की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो ये हमारी दूसरी होगी। तो अभी मैं रिएक्ट की वेबसाइट जो है वो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे खोलता हूँ react.dev। ओके, तो ये हमारा जो है ये हमारा एक वर्चुअल डोम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला पेज थोड़ा टाइम लेगा लोड करने में, क्योंकि ये कंटेंट वगैरह ऐड करेगा। अभी देखना, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और देखना ये मेरा पूरा का पूरा पेज है। और ये पूरा पेज देखना रीलोड नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। मान लो मैंने लर्न पे क्लिक किया तो ये देखो ये पेज बिल्कुल भी रीलोड नहीं किया, जस्ट वो पार्ट जो है कंटेंट का, ये हेडर वहीं का वही रहा, ये नीचे का फुटर वहीं का वही रहा, बस जो पार्ट है कंटेंट का वो जस्ट चेंज हुआ, डायनेमिकली ऐड हो गया। और अगर मैं इसका अभी व्यू सोर्स देखूंगा तो ये जो पार्ट डायनेमिकली इसने ऐड किया ये आपको वहां पे नहीं दिखेगा। ओके, अभी मैं इसका व्यू सोर्स देखता हूँ, व्यू पेज सोर्स। तो इसमें मैं सर्च करता हूँ, ये तो टाइटल है, मे बी ये कुछ डिफरेंट टैग उसने असाइन किए, बट ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, HTML के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता। ओके, तो ये जो है इसमें सिर्फ वो मेन HTML ही ऐड करता है, सारे के सारे HTML डायनेमिकली नहीं लेके आता। ओके, तो अभी मैं किसी और पेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखना ये कितनी जल्दी जो है रिफ्रेश हो जाएगा। विदाउट रिफ्रेश पूरा पेज लोड करने के बिना ही ये देखना सिर्फ HTML को चेंज कर देगा। ये देखो पेज रीलोड नहीं हो रहा, बस HTML देखो इमीडिएटली जो चेंज कर रहा है। बट इसमें देखो आप, इसमें ये देखना पूरे का पूरा रीलोड होगा ये वाला पार्ट, और ये ब्राउजर जो है रिफ्रेश होगा। मैं किसी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मान लो ये देखो पूरा पेज रीलोड हुआ, ये पूरा का पूरा HTML जो है दोबारा से नया आया। दोबारा से होम पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना ये पूरा पेज दोबारा से रीलोड हो रहा है, और ये देखो पूरा का पूरा दोबारा से आ रहा है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में देखो डायनेमिकली जो है कंटेंट को ऐड कर रहा है, पेज रीलोड नहीं हो रहा है, डायनेमिकली टाइटल ऐड कर रहा है, डायनेमिकली इस कंटेंट में जहां पे हमें ये चाहिए वहां पे इंसर्ट कर दे रहा है इजीली। ये देखो, तो इससे हमारा क्या फायदा होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, SPA बोलते हैं शॉर्ट में। मतलब हमारा सिर्फ एक ही पेज है यहाँ पे index.html, इसमें जो है बहुत सारे पेज हो गए, बहुत सारे इन्होंने पेज जो है बनाए होंगे ASP में या किसी में भी इन्होंने कोड किया होगा PHP में, तो बहुत सारे पेज बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेज ये हमारा index.html, और उसी के HTML के अंदर जो भी हमें URL चाहिए वो डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू विद हेल्प ऑफ रिएक्ट फ्रेमवर्क, तो हम क्या करते हैं ये सारा कंटेंट जो है लोड करते हैं। ओके, तो इससे ये वेबसाइट हमारी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ओके, तो इसका ये फायदा है। तो मोस्टली आजकल जितने भी नए वेबसाइट्स बन रहे हैं तो आप उसमें देखोगे ये पूरा पेज रीलोड नहीं होगा। तो उसका फायदा यही है कि उन्होंने ये यूज़ किया है यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन, इधर रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जेएस जो है वो यूज़ किया होगा फ्रंट एंड में अपने, और बैक एंड से जो कोड आ रहा है, जो डेटा आ रहा है वो APIs के थ्रू आ रहा है, किसी भी APIs के कोई भी कोड में API लिखी होंगी वहां से आ रहा है, इधर पाइथन, नोड, जावा कहीं से भी आ सकता है, ASP। तो अभी इसीलिए जो पहले था हमारा सिस्टम उसमें पूरा कंप्लीट सिस्टम होता था, मतलब एक ही डेवलपर था जो पूरे प्रोजेक्ट में काम करता था। मतलब उसने HTML भी बनाना था और उसी ने ही बैकएंड में कोड भी करना था, मतलब उसमें कुछ बैकएंड फ्रंट एंड नहीं था। एक ही वेबसाइट होती थी, जैसे .NET थी एक ही थी, उसी में कोड करेगा वो, एक ही पेज में डेटाबेस को भी यूज करेगा, उसी में ही वो HTML लिखेगा, उसी में ही वो लॉजिक्स लिखेगा जो कंट्रोलर होते हैं।
तो उससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर कुछ दिक्कत आ गई, मान लो डाटाबेस ब्रेक हो गया, तो पूरे का पूरा पेज जो है वो खराब हो जाता था। और कई बार कुछ डेवलपर्स को डेटाबेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसी को ही डेटाबेस में भी काम करना पड़ता था। तो इसीलिए अभी ये डिफरेंट लेयर्स बन गई, जो अभी इसके बाद जो रिएक्ट और एंगुलर के बाद क्या हो गया, जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स है, जिनको HTML अच्छी तरह आता था, जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह आती थी, उन्होंने रिएक्ट सीखा और वो सिर्फ फ्रंट एंड में काम करने लग गए। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से सिर्फ उनका क्या काम है, HTML को यूज करके फ्रंट एंड में APIs को यूज करना, इम्प्लीमेंट करना और अलग अलग तरह के पेज बनाना। इनको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर का काम, CSS लिखना। ठीक है, ये सब काम जो है फ्रंट एंड डेवलपर करता है। और बैक एंड डेवलपर क्या करते हैं, जो सिर्फ बैकएंड में एपीआईज बनाते हैं। ठीक है, जिस मान लो मुझे लॉगिन करना है, तो जो फ्रंट एंड का काम है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी अगर मुझे बनानी है, तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, वो लॉगिन का फॉर्म बना के दे देगा। ओके, और उसके बाद जो बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड का काम होगा सिर्फ इस तरह सा एक फॉर्म बनाना, इस तरह से एक लॉगिन का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना। और बैक एंड डेवलपर का क्या काम होगा, ये जो उसने फॉर्म बनाया, ये डेटा भेजेगा यहाँ पे, मतलब नेम ईमेल ऐसे कुछ डेटा एक सर्वर पे सेंड कर देगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो रिएक्ट में सारी पॉसिबिलिटी, हम ये एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एपीआईज को। ठीक है, तो इस तरह से वो एपीआई एक बैकएंड वाला देगा उसको भी, ये एपीआई है रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ यूआरएल देगा, उसके बाद स्लैश लगा कुछ उसका नेम होगा एपीआई का, उसमें बोलेगा भाई ये पोस्ट एपीआई है, मुझे इसमें ये पैरामीटर भेज दे, नेम ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद वो सारा डेटा वहां पे भेज देगा। और बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, वो सारा डेटा यूज करके उसमें वैलिडेशंस लगाएगा, और उसको उसके बाद अगर वो यूजर एग्जिस्ट है उस तरह के वैलिडेशन लगाएगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, और बैकएंड में वो डेटाबेस में उसको स्टोर करवा के और उसको रिटर्न कर देगा, भाई तुम्हारा डेटा जो है सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है या यूजर जो है रजिस्टर हो चुका है। तो फ्रंट एंड वाले के पास वो रिस्पॉन्स आ जाएगा जब एपीआई कॉल करेगा, और उसके बेस पे फ्रंट एंड में वो जो भी यूआरएल दिखाना चाहता है, थैंक्स पेज या कुछ मैसेज भेजना चाहता है, कुछ भी है, वो सारा काम जो है वो फ्रंट एंड में हो जाएगा। इसी तरह से अभी एक डिफरेंट लेयर बन गई है, फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स। और एक तीसरी टाइप होती है फुल स्टैक डेवलपर, जो मेरी प्रोफाइल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फुल स्टैक में अभी मुझे कुछ काम मिले तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड में भी काम करता हूँ, और उसके साथ में मैं एपीआई भी बनाता हूँ और डेटाबेस में कनेक्टिविटी भी करता हूँ। जो आप सीख रहे हो वो सारा काम है फुल स्टैक का। अगर आपको फुल स्टैक की स्किल्स हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज क्या फाइंड आउट करती हैं कि हमें एक फुल स्टैक मिल जाए, कि हमें एक बैकएंड पे अलग से डिपेंडेंसी ना रहे, तो फुल स्टैक मिल जाए जिसको फ्रंट एंड भी अच्छी तरह आता हो और बैक एंड भी, ये दोनों जगह ही काम कर ले। अगर कहीं पे फ्रंट एंड में कुछ काम है तो फ्रंट एंड में कर ले, बैक एंड में है तो बैक एंड में कर ले, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो तीन तरह के डेवलपर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड के, एक बैक एंड के, और एक फुल स्टैक। तो ये आप पे, जब आप पूरा करोगे कोर्स, आप पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में बन रहा है ज़्यादा। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब इस चीज़ों में बन रहा है कि आपको ये HTML लिखना अच्छा लग रहा है, इसमें आपको फ्रंट एंड में यूआई में थोड़ा काम करना बढ़िया लग रहा है और इजी लग रहा है, तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको डेटाबेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एपीआई बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप एज अ बैक एंड कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि दोनों में भी आपको सही लग रहा है स्किल्स, तो आप एज अ फुल स्टैक का जॉब अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अगर आप फ्रंट एंड हो तो आपकी सैलरी जो है फुल स्टैक के हाफ ही होगी, अगर बैक एंड हो तो आपकी सैलरी फुल स्टैक के अराउंड 70-60% होगी। तो आप फुल स्टैक हो तो आपकी सैलरी दोनों को मिला के अराउंड डबल होगी। ठीक है, दोनों की सैलरी आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये चलता है फाइनेंशियली भी। ओके, और इसके बाद क्या रहता है, हमारा एक अलग से डेवलपर्स होते हैं टेस्टिंग, क्यूए टीम जो टेस्टिंग करती है। तो आप में अगर टेस्टिंग के स्किल्स भी हैं तो वो उसमें भी आपकी सैलरी जो है थोड़ी टेस्टिंग की भी ऐड हो जाती है, उसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो भी हम करेंगे इसमें, रिएक्ट में बैकएंड में टेस्ट केसेस भी लिखेंगे, तो उसके साथ आपको थोड़ी और हेल्प मिलेगी। तो ये सारा कुछ हमारा है। तो अभी ये जो रिएक्ट है, ये हमको किस तरह से यूज़ करना है रिएक्ट को। ठीक है, तो देखो रिएक्ट को आपको लोकली यूज़ करने के लिए कुछ पैकेजेस जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं npm के थ्रू। उसके लिए ना रिएक्ट ने एक अपना अलग से ही पैकेज बना दिया हुआ है, जिसमें वो ऑलरेडी जितने भी पैकेजेस है, डिपेंडेंसी है, वो सारे के सारे इंस्टॉल कर देता है विद द हेल्प ऑफ वन पैकेज। तो वो एक ग्लोबल पैकेज हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद
रिएक्ट में भी आगे कुछ फ्रेमवर्क्स आगे हैं, ठीक है। रिएक्ट में अभी आज आज की डेट में जो रिएक्ट है वो हमें बोल रहा है कि भाई आप रिएक्ट का नॉर्मल रिएक्ट यूज मत करो, आप रिएक्ट के लिए नेक्स्ट जेएस एक आता है फ्रेमवर्क, वो यूज करो, ठीक है। बट हम पहले नॉर्मल रिएक्ट सीखेंगे, फिर ही हम नेक्स्ट जेएस में काम करेंगे। अगर आपको नॉर्मल रिएक्ट नहीं आता होगा तो आप नेक्स्ट जेएस में नहीं काम कर सकते। तो ये देखो, अगर मैं इंस्टॉलेशन में यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप नेक्स्ट जेएस यूज करो सबसे पहले। तो नेक्स्ट जेएस थोड़ा सा डिफरेंट है रिएक्ट से और थोड़ा इजी भी है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़ता कि जो हम यूआरएल्स मैनेज करते हैं ना, राउटिंग बोलते हैं इसमें रिएक्ट को, तो राउटिंग की कोई टेंशन नहीं होती, इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ राउटिंग का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी रिएक्ट ये रिकमेंड कर रहा है कि आप नेक्स्ट जेएस यूज करो, या फिर आप रिमिक्स यूज करो, या फिर आप गेट्सबे यूज करो, या एक्सपो यूज करो। तो ये सारे रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है। बट पहले हम बेसिक रिएक्ट समझेंगे, नॉर्मल रिएक्ट जो पुराना तरीका है उसमें कुछ करेंगे एक दो प्रोजेक्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस में काम करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट जेएस भी आता होगा तो ये भी एक आपका प्लस स्किल है, आपके रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड हो जाएगी कि आपको रिएक्ट के साथ नेक्स्ट जेएस भी आता है। बहुत सारी कंपनीज अभी नेक्स्ट जेएस में मूव कर रही है रिएक्ट के अलावा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमें रिएक्ट जो है इंस्टॉल किस तरह से करना है, ओके। तो उसके अलावा ये जो रिएक्ट है इसी तरह ही सेम एंगुलर भी है। अगर आप रिएक्ट सीख लोगे तो आप एंगुलर भी बड़ी इजीली सीख लोगे, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सिंटेक्स उसका डिफरेंट है। सेम ऐसे व्यू जेएस के है, तो आप वो भी बाद में सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, एंगुलर एंड व्यू जेएस, ओके। तो अभी हमें सबसे पहले रिएक्ट जो है इंस्टॉल करना सीखना है। तो उसके लिए एक कमांड आती है रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, npm create react है। तो इसकी भी इन्होंने देखो एक अलग से वेबसाइट बना दी हुई है। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ये भी एक npm का पैकेज है। ये देखो क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद आपका यहाँ पे हम npm की जगह npx यूज करेंगे। npx का क्या मतलब है, यहाँ पे ये हमें अदरवाइज ये क्रिएट रिएक्ट हमें लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा पैकेज है इसलिए हमें लोकली इंस्टॉल नहीं करना। अगर हम npx यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली क्रिएट रिएक्ट ऐप को लोकली इंस्टॉल करने के बजाय ये सर्वर से लेके इसमें जो भी कोड है आपके लोकल में इंस्टॉल कर देगा, जो भी इसमें पैकेजेस हैं। तो इसलिए हम npx यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। और उसके बाद आपको जस्ट अपना प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे डिफाइन करना है, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। तो ये हम ट्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है तो सिंपली आप हाइफन टाइपस्क्रिप्ट लगा दो साथ में, तो वो जो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीटली टाइपस्क्रिप्ट में बन जाएगा। तो हम पहले बेसिक करेंगे जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद आपको मैं टाइपस्क्रिप्ट में बताऊंगा भी किस तरह से आपको, ये देखो ये टाइपस्क्रिप्ट में आपको करना तो टेम्पलेट लगाना पड़ेगा साथ में, टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट। तो ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप की वेबसाइट में। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, createreactapp.dev, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इसको करने के लिए मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ और मैं अपने दूसरे फोल्डर में आज एक ये बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं बनाऊंगा, नया फोल्डर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट का नेम। तो मान लो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, ओके, या ऐप 1 लिखते हैं, ऐप 1, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ऐप है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नेम। जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, ऐप 1 का एक नया फोल्डर बना देगा और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगा। देखना, हिट एंटर करता हूँ तो ये मेरा चलने लग गया। ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, मेक श्योर यू हैव इंटरनेट एट दिस टाइम, ओके। तभी ये बोलेगा नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, यस कर दो। तो ये इस तरह से चलने लग गया। मे भी विंडोज में ये ना बोले इस तरह से आपको नीड टू इंस्टॉल, ठीक है, विंडोज में डायरेक्टली चल जाएगा। तो ये अभी कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने लग गए। देखो इसमें कुछ एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, फिर रिएक्ट डॉम है, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है और ये सीआर टेम्पलेट है। ये चार जो पैकेजेस हैं npm के,
ये डाउनलोड करके हमारे पैकेज.json के अंदर रख देगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इनका क्या काम है सभी का। ठीक है, आइदर आप रिएक्ट ऐप यूज करो, आइदर आप मैनुअली भी ये इंस्टॉल कर सकते हो। मैनुअली करने के लिए आपको कुछ और भी पैकेजेस जो है डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो बेस्ट वे यही है कि आप इसको क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू ही इंस्टॉल करो। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये सब अपने मशीन में टेस्ट करना चला के। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि डाउनलोड कर रहे हैं नेट से सारा कुछ, काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं। इन द मीन टाइम लेट्स सी कि ये इसने कुछ फोल्डर बनाया है वहाँ पे। तो मेरा ये वर्क का डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे देखो app1 का फोल्डर जो है एक बन गया। अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी एक पैकेज जैसा ना, जैसे ये कंप्लीट होगा इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ये बंद करते हैं, और नया एक प्रोजेक्ट जो है ये वाला ओपन करेंगे VS कोड में, जब इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट। तो इन द मीन टाइम ये इंस्टॉल कर रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट जो पैकेज है ये क्या काम करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्ट जो पैकेज है वो क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ npm रिएक्ट, ये देखिए ये एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, मतलब डिपेंडेंसी है जो हमारे npm में अवेलेबल है। ओके, तो ये जो रिएक्ट की डिपेंडेंसी है ये किसने बनाई, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में ये स्टार्ट किया था फेसबुक ने। तो ये फेसबुक वालों ने अपने इंटरनल फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए ये बनाया था। जो फेसबुक हम चलाते हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं फेसबुक की, वो पूरी अभी रिएक्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये सिर्फ उन्होंने वेब के लिए नहीं बनाया, सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं बनाया था। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐप चलती है, व्हाट्सएप भी अभी, तो वो सब कुछ ही रिएक्ट पे डिपेंडेंट है, उसका सारा यूआई रिएक्ट पे डिपेंडेंट है। तो रिएक्ट सिर्फ एक वेबसाइट्स के लिए नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी जो इन्होंने बनाई है ये हमारी वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एंड डेस्कटॉप ऐप्स, इसमें आप सब कुछ ही बना सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए इन्होंने, अगर आपको इसको वेबसाइट में यूज करना है तो आपको ये कोर लाइब्रेरी तो यूज करनी ही पड़ेगी, और उसके साथ में इन्होंने एक और लाइब्रेरी दी है रिएक्ट डॉम। तो ये डॉम का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मतलब ये रिएक्ट डॉम जो लाइब्रेरी है ये हमारी वेबसाइट्स के लिए बनाई गई है। तो अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको रिएक्ट प्लस रिएक्ट डॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यही आपको अगर अपनी मोबाइल एंड्रॉयड और iOS ऐप बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिएक्ट लाइब्रेरी प्लस रिएक्ट नेटिव जो है वो एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से डेस्कटॉप के लिए हमारे पास कुछ अलग से है पैकेजेस। तो इस तरह से अलग अलग पैकेज जो है इन्होंने यूज किए, बट ये कोर लाइब्रेरी आपको यूज करनी ही पड़ेगी सभी में। तो अगर मैं इसका रेपोजिटरी देखता हूँ तो ये देखो फेसबुक वालों की ये रेपोजिटरी है गिटहब में जो पड़ी हुई, जितने भी ये पैकेज होते हैं यहाँ पे सारी एक गिट की रेपोजिटरी होती है। तो यहाँ पे देखो ये फेसबुक वालों की, अगर आप इसके कोलैबोरेटर देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोलैबोरेटर में फेसबुक का नाम भी है। ठीक है, ये फेसबुक वालों ने ये जो है फेसबुक और कुछ एक्स्ट्रा डेवलपर्स जो थे फेसबुक के, उन्होंने ये सब कुछ जो है बनाया है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है फेसबुक वालों ने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, तो फेसबुक वालों ने ये सब कुछ प्रॉपर टेस्ट करके अपने प्लेटफॉर्म में 5 से 7 साल इसको चला के तभी इन्होंने ये पब्लिकली रिलीज किया। तो जब भी इन्होंने जैसे इन्होंने आई थिंक 2013 में इसको रिलीज किया, और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को बहुत इजी लगा, इसका लर्निंग कर्व बहुत इजी है और फीचर बहुत ज़्यादा है। इसके पहले सिर्फ एंगुलर ही था जो कि गूगल ने बनाया था। तो एंगुलर भी वैसे बढ़िया है, सब कुछ उसमें बहुत बढ़िया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एंगुलर में बनते हैं, लेकिन एंगुलर का लर्निंग कर्व थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें थोड़ा सा वे जो है लर्निंग का डिफिकल्ट है। अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो तो आपको पहले अच्छी तरह टाइपस्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी पूरी कंप्लीट, उसके बाद और भी काफ़ी कुछ एंगुलर में जो आपको सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग कर्व बहुत ही बड़ी है, तो आई थिंक अराउंड 3-4 मंथ्स चाहिए आपको प्रॉपर एंगुलर सीखने में। बट रिएक्ट की लर्निंग कर्व बहुत ईजी है, विद इन 1 मंथ आप पूरा रिएक्ट की मास्टरी कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं हमारे पैकेजेस कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये फेल हो गया, कुछ समथिंग रॉन्ग विद दिस, मैं देखता हूँ।
इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। कई बार इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी ये हो जाती है दिक्कत। ठीक है, अभी चल गया देखो। तो ये कई बार आपको इस तरह से अगर कुछ एरर आता है तो आप इसको दोबारा से चला सकते हो अगर इंटरनेट का कोई इश्यू आ जाता है। तो अभी ये सारे इसने पैकेज जो है डाउनलोड कर दिए, अभी उसको इंस्टॉल कर रहा है बस लोकली। तो अभी मैं अगर फ़ोल्डर अपना देखूँगा तो वहाँ पे मेरे पास कुछ और भी फ़ोल्डर बन गए होंगे। तो ये देखो, वन है मेरा, ये देखो ये सारा उसमें एक नोड मॉड्यूल्स आ गया जिसमें हमारी सारी डिपेंडेंसी रहेंगी। इसमें पैकेज और जेसन आ गया, और लॉग तो आपको पता है ये साथ में होता ही है। एक रीडमी फाइल आ गया, और ये एक सोर्स का डायरेक्टरी आ गया और पब्लिक डायरेक्टरी आ गया। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी ये मेरा इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। तो मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा CD app1। ओके, अभी इसके अंदर जाके मैं अपना VS कोड खोलूँगा। तो कोड डॉट के साथ में अपना VS कोड जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर आ गया। तो इसमें मैं अभी आपको ये पैकेज और जेसन दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हमने पहले मैन्युअली बनाया था, अभी रिएक्ट ने ये खुद बनाया, रिएक्ट के क्रिएट रिएक्ट ऐप के फ्रेम। तो इसमें देखो कितना कुछ है ये पैकेज और जेसन। सबसे पहले देखो ये नेम है, जो भी हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया वो इसने रख दिया। उसके बाद ये वर्जन है, जो भी इसने वर्जन डिफाइन कर दिया, ये प्राइवेट अभी छोड़ दो। अभी इसमें देखो डिपेंडेंसीज, अभी दो तरह की मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसी होती है, नॉर्मल डिपेंडेंसी और एक डेव डिपेंडेंसी। तो इसमें डेव डिपेंडेंसी कोई नहीं है, नॉर्मल डिपेंडेंसी है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये रिएक्ट का जो हमारा पैकेज था वो इंस्टॉल हुआ, लेटेस्ट वर्जन 18.2.0। तो इसमें भी काफ़ी सारे वर्जन है रिएक्ट में। तो ये वाला जो है लेटेस्ट वर्जन है 18+ का। उसके बाद रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ। ये किस लिए है? हमें रिएक्ट को ब्राउजर में यूज़ करने के लिए, रिएक्ट डॉम। उसके बाद ये रिएक्ट स्क्रिप्ट हुआ। अगर आप मैनुअली रिएक्ट इंस्टॉल करते हो विदाउट क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको और इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, जैसे वेब पैक हो गया, बेबल हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे पैकेजेस आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो रिएक्ट ने क्या किया हुआ है, ये सारे पैकेज को कंबाइन करके जितनी भी डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के। और उसके बाद ये एक वेब वाइटल्स आता है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। और कुछ टेस्टिंग के पैकेजेस है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट ये टेस्टिंग जो है यूनिट टेस्टिंग, उसके पैकेजेस भी इसमें इंस्टॉल कर देता है। ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट हमें ये 3 पैकेज को कंसिडर करना है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। ओके, अभी देखो स्क्रिप्ट टैग में देखो जो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट होता है, हमने टेस्टिंग होता है। तो इसमें देखो 4 स्क्रिप्ट टैग इन्होंने डिफाइन किए। सबसे पहले तो एक स्टार्ट किया, और उसमें इन्होंने ये रिएक्ट स्क्रिप्ट पैकेज को यूज़ करके और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे हमारा जो पैकेज ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपको लोकल पोर्ट में। जैसे हम पहले लाइव सर्वर से कर रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक पोर्ट में रन कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये बिल्ड है जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, जब बिल्ड करेंगे किसी सर्वर पे वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। और ये टेस्टिंग करने के लिए है, यूनिट टेस्टिंग के लिए ये सारे टेस्टिंग पैकेजेस को यूज़ करेगा। और ये इजेक्ट करने के लिए अगर आपको इसको यहाँ से रिएक्ट स्क्रिप्ट से निकालना है, मतलब पूरे क्रिएट रिएक्ट ऐप से निकालना है, तो आप इसको इजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो हम इसमें अभी सिर्फ स्टार्ट ही यूज़ करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। और इसमें ये कुछ ESLint यूज़ किया है। एक्चुअल में ESLint क्या होता है, जो हमारी जैसे मान लो हमने कोई कोड खोला, उसमें इंडेंटेशन होती है ना, भी ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे रहे, ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे रहे, जैसे ये इन्होंने मेंटेन किया हुआ स्पेसिंग, इस तरह के ये जो है, ये जैसे स्पेस है ये, तो ये लिंटिंग जो है ये इसका काम करती है। तो ये बढ़िया रहता है कि आप
मतलब बिल्ड करने से पहले इसको प्रॉपर कोड को लिंट कर दो, तो ये जो है ये वो काम करता है, ऑटोमेटिकली लिंट जो है इंडेंटेशन ऐड कर देता है। और उसमें एक ये ब्राउज़र लिस्ट है कि कौन-कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करने हैं, ये अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। तो मेनली अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला स्क्रिप्ट जो है स्टार्ट वो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसको किस तरह से आप करोगे, सिंपली इस पे जो कहीं पे भी इसके रूट में राइट क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर लेना है, ओके? और इसके अंदर जाके आप क्या लिखोगे, सिंपली npm स्टार्ट और npm रन स्टार्ट, कुछ भी लिख सकते हो। अगर स्टार्ट के अलावा कोई और चलाना है तो आपको रन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टार्ट चलाना तो नॉर्मली npm स्टार्ट जो है चला सकते हो। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा स्टार्ट होने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये मेरा जो है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट है वो चलने लग गया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पूरा कंपाइल करने में। जैसे ये कंपाइल हो गया, देखो वेब पैक यूज कर रहा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। जैसे ये कंपाइल हो गया तो आपका ये इनिशियल जो पेज है रिएक्ट का ये चलने लग जाएगा। तो ये हमारा रिएक्ट का इनिशियल पेज है। तो अभी इसका जो HTML है ये डायनेमिकली ऐड किया हुआ, अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, खाली HTML है। सिंपल उन्होंने क्या किया, एक डिव लिया है यहाँ पे जिसके आईडी डिफाइन करी है रूट, दैट्स इट। ये देखो सिंपल एक डिव लिया, उसकी आईडी डिफाइन करी है रूट, और जो भी बाकी HTML है वो डायनेमिकली इसमें आ रहा है। अभी इसमें मैं सर्च करूंगा तो मुझे ये जो HTML दिख रहा है यहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो हमारा HTML यहाँ पे लोगो और ये शो हो रहा है ये एक डायनेमिकली रेंडर किया हुआ HTML है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डॉम। तो ये हमारा एक वर्चुअल डॉम है जो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको इंस्पेक्ट करके ये एलिमेंट्स के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये सारा दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा रूट है मेनली रूट टैग था डिव का, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक डिफाइन किया हुआ रूट, उसके अंदर इसने ये वाला एक पूरे का पूरा HTML जो है ऐड कर दिया जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये HTML कहाँ से आ रहा है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। हम जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं भाई ये वाला HTML इस टैग में जाके ऐड कर दे, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें जो इसकी HTML होती है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है। तो इसके अंदर आपको एक HTML दिखेगा index.html, और इसमें आप देखोगे सिंपली ये कुछ हेडर टैग्स हैं और कुछ ये आइकन्स वगैरह हैं और ये टाइटल दिया हुआ है। और इसमें देखो ये नो स्क्रिप्ट है, अगर आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड नहीं है तो ये बोल देगा यहाँ पे यू नीड टू इनेबल दिस जावास्क्रिप्ट ऑन दिस टू रन दिस ऐप, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इन्होंने ये नो स्क्रिप्ट का टैग लगाया। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सिंपल एक सिंगल टैग है रूट। तो ये जरूरी है यहाँ पे, अगर ये नहीं होगा तो आप इसको कैसे रेंडर करोगे। तो ये एक ही टैग डिफाइन किया, बाकी सब ये ब्लैंक है। और ये जो बाकी कोड है वो हमारा सोर्स से आ रहा है। तो ये सोर्स जो है हमारा, इसमें हमारा सारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो रहेगा। तो मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा बाकी HTML ये देखो यहाँ से आ रहा है। तो ये वाला HTML जो है ये जो वहाँ पे रेंडर कर रहा है पूरा पूरा डायनेमिकली यहाँ पे लोड हो रहा है देखो रूट के अंदर ऐप, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा डायनेमिकली लोड हो रहा है। तो ये रिएक्ट के सारे फीचर्स हैं। अभी आज हम इतना ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज प्रैक्टिस क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है रिएक्ट क्या है और नॉर्मल वेबसाइट क्या है। विद द हेल्प ऑफ कोई भी वेबसाइट खोल लेना पुरानी गवर्नमेंट की, और साथ में रिएक्ट की जो वेबसाइट है मेनली वो खोलना, दोनों को कंपेयर करके देखना। आप उसको चला के देखना, इंस्पेक्ट करके देखना, आपको डिफरेंस समझ आएगा इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको स्पीड पता चलेगी, ठीक है। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की खोल लेना, पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट की, सबकी पुरानी वेबसाइट है, किसी भी रिएक्ट में नहीं है। मोस्टली 90% जो है पुरानी वेबसाइट ही सबकी चल रही है, वो इतना पैसा नहीं लगा पा रहे अभी नए प्रोजेक्ट्स में, तो इसलिए पुरानी वेबसाइट्स हैं। तो उसमें सबको सब में ही आपको इस तरीके से पुराने तरीके से जो है वो मिल जाएगा। तो इसका रेफरेंस आप यहाँ पे ले सकते हो। रिएक्ट की वेबसाइट जो है इसमें आपको सब कुछ नए तरीके से मिलेगा। और भी आपको मोर एक्सप्लोर करना है कि रिएक्ट की वेबसाइट और किस तरह से हो सकती है, तो आप फेसबुक की जो वेबसाइट है मेनली facebook.com या instagram.com उसको खोल सकते हो। वो पूरा रिएक्ट पे डिपेंडेंट है। तो उसमें देखना जो अभी नई फेसबुक जो वेब ऐप है वो देखना कितना फास्ट चलती है विदाउट एनी रीलोड। तो सब कुछ जो है हमारा फेसबुक में जो है वो पूरा रिएक्ट यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लो स्पॉटिफाई की वेबसाइट है,
गाना.com है, वो सब कुछ रिएक्ट में बना हुआ है। देखिए कितना फास्ट चलता है, विदाउट एनी रिफ्रेश वो सब कुछ बिना उसके चलता है। ओके, तो पहले तो ये थोड़ा समझना, वर्चुअल डोम के बारे में समझना, नॉर्मल डोम के बारे में समझना। ओके, इसमें डिफरेंस पता करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, ये वाली वेबसाइट में जाना, सर्च करना गूगल में क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, तो ये आपको टॉप में मिल जाएगी, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव। इसमें जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना और यहाँ पे ये वाला पैकेज जो है विद हेल्प ऑफ npm और अपना फोल्डर बना के उसको इंस्टॉल करके देखना। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर दोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस फोल्डर में जाके उसको आप VS कोड में ओपन कर लेना इस तरह से, और उसके पैकेज डॉट जेसन को चेक करना कि इसमें कौन कौन से पैकेजेस लगे हुए हैं, उसको अच्छी तरह समझना। उसके बाद इसका HTML देखना पब्लिक फोल्डर के अंदर, इसके HTML में क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको रन करना अपने लोकल में npm स्टार्ट। ओके, जैसे स्टार्ट करोगे तो आपका इस तरह से ये जो है खुल जाएगा, और उसके अंदर बाद में ये आप सोर्स देख के चेक करना कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। बाकी कल जो हम है नेक्स्ट करेंगे, इसको समझेंगे, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, भाई इसमें कौन सा फोल्डर किस लिए काम किया गया है, ठीक है। और कल हम साथ में इसको टाइप स्क्रिप्ट में भी काम करेंगे। नेक्स्ट जो है हम टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं। ओके, बाकी मैं टाइप स्क्रिप्ट का आपको बना के दिखाई देता हूँ, अगर ये हो गया जल्दी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और साथ में लिखना है आपको टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर देना। सर मैं फोल्डर नेम भूल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ app1 हाइफन टाइप, हाइफन शायद नहीं चलेगा, मैं लिखता हूँ रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट 1। ओके, रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट 1, ठीक है। ये भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम और टेम्पलेट, और कौन सा टेम्पलेट मुझे यूज़ करना है, टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर ये सेम यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये दोबारा से इंस्टॉल करने लग जाएगा। ओके, नेमिंग में कहता है कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, तो आई थिंक हाइफन चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे app1 हाइफन टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ये चल जाएगा। हाँ, ये चल गया, ठीक है, हाइफन चल जाता है, कैपिटल लेटर नहीं ऐड कर सकते आप प्रोजेक्ट में। तो ये दोबारा से इसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। और अभी इस बार ये क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस होंगे इसमें रिएक्ट स्क्रिप्ट में जो टाइप स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारा इंस्टॉल करने लग गया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। इसमें आपको क्या मिल रहा है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको JS की फाइल जो नॉर्मल है उसमें JS की फाइल देखो, app.js, ये जो index.js सबसे पहली फाइल है, उसके बाद app.js। तो उसमें आपको इसके अलावा TS मिलेगी, JS की जगह TS फाइल्स मिलेंगी। ओके, तो वो सेम ही काम करेगा, जैसे आप इसको रन करोगे ऑटोमेटिकली बिल्ड करके उसको बना देगा JS में। तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगी नहीं जो बिल्ड होगी फाइल JS की, बट वो एट द एंड बना के देगा उसको। तो काम वैसे ही करेगा, बस कोड जो है हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होगा। ओके, तो आपको ये दोनों ही आने चाहिए, रिएक्ट के साथ भी आना चाहिए नॉर्मली विद जावास्क्रिप्ट और विद टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो वो एक एक्स्ट्रा आपके लिए वो है स्किल है, एक्स्ट्रा स्किल है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट में आता है। क्योंकि अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आता होगा तो आप इजीली एंगुलर भी सीख पाएंगे। ओके, ये रन कर रहा है। अभी तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। any question in mind? ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। हाँ, बस ये अभी चला रहा है। ओके, ये बन गया प्रोजेक्ट हमारा पूरा। तो अभी मैं इसमें cd app1 हाइफन टाइपस्क्रिप्ट को चलाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं इसको खोलता हूँ, देखता हूँ क्या है इसमें। तो ये देखिए VS कोड खुल गया। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, सिंपली
यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन ऑलमोस्ट सेम ही है, रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है, और इसमें देखो एक्स्ट्रा पैकेज आ गया टाइप स्क्रिप्ट का, तो ये ऑटोमेटिकली ऐप कर देगा। और साथ में ये टाइप्स के साथ ये रिएक्ट भी जो है इसको भी हमें टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो भी आप टाइप स्क्रिप्ट अगर ऐड करोगे तो ये जो पैकेजेस हैं इसके भी अलग से टाइप्स के पैकेज जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। ये हम टाइप स्क्रिप्ट जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये डिपेंडेंसी की आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है जो भी आप पैकेज यूज़ करोगे। तो अभी देखो आप सोर्स के अंदर हमारा जो इंडेक्स है वो क्या बन गया, TSX बन गया। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा TSX क्या होता है, TS क्या होता है। तो इसमें जो हमारा कोड है वो टाइप स्क्रिप्ट का लिखा हुआ है। जैसे ही app.tsx में जाऊंगा तो ये जो हमारा कोड है ये टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये हमारा अभी हम कोई भी इसमें TS की फाइल जो है रन कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल आप रिएक्ट अगर यूज करते हो उसमें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आप लिखोगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर नहीं है और टाइप स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी वहाँ पे ऐड नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं काम करेगी, यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही काम करेगी। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो तो वो बोलेगा इनवैलिड फाइल। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट पे बन गया। तो ये अब चला के देखना, इसको रन करना, लोकली बना के देखना दोनों प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर हम कल इसको पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, बस बहुत है।